नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHT 6 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 2.6, जिसमें हम आदिकाल साहित्य की जो पृष्ठभूमि रही उसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदिकालीन साहित्य पर निर्णय लेने के उपरांत यह आवश्यक है कि हम उन परिदृश्यों की चर्चा करें जिनके बीच साहित्य निर्मित हो रहा था। साहित्य का वातावरण शून्य में निर्मित नहीं होता। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियों और सामाजिक संस्थाओं का जो है योगदान होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो शुरुआती दौर की जो कविताएं थी, इनको समझने का या जानने का जो तरीका है, उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय हमारे आसपास की जो परिस्थितियां थी या जो माहौल था वो कैसा था, जिसमें ये सब साहित्य जो है लिखा जा रहा था। कोई भी रचना या कहे कविता वो हवा में या फिर किसी बिना वजह के जो है वो लिखी नहीं जाती। लेखक के आसपास जो भी घट रहा होता है वही उसकी बातों में जो है या उसकी रचना में हमें दिखाई देता है। किसी भी रचना के लिखे जाने के पीछे उस समय के इतिहास, राजा महाराजाओं के दौर और जो उस समय समाज के जो तौर तरीके होते हैं, इन सब का हमें योगदान देखने को मिलता है। सामाजिक संगठन काव्यानुभूति की जटिलता के बीच सक्रिय होता है, इसीलिए हम काव्यानुभूति की जटिल संवेदना को उसी हद तक जो है समझ सकते हैं जिस हद तक समाज को समझने की क्षमता जो है अर्जित करेंगे। तो हमारा जो समाज है, हमारा समाज कविताओं के गहरे और मुश्किल भावों को जो है केवल तभी अच्छे से समझ सकता है जब हम खुद अपने समाज और उसके लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है उसको गहराई से समझने की जो है आदत डालें। समाज की भीतरी गति की पहचान से कलात्मक मूल्यों का जो है प्रतिमान बनेगा। यानी जब हम समाज के अंदर जो बातें चल रही हैं और लोगों के सुख दुख को करीब से पहचानेंगे, तभी जो है हम कला और रचनाओं की असली खूबसूरती और उसके सही पैमाने को जो है तय कर पाएंगे। हम चाहे किसी भी युग के साहित्य की चर्चा करें, उसके साहित्यिक मूल्य उसके अपने समाज की वास्तविकता से ही जो है प्रभावित या कहे प्रमाणित होते हैं। इसीलिए साहित्य के सामाजिक मूल्य और उसकी कलात्मक व्याख्या के लिए समाज की जानकारी जो है वो अनिवार्य हो जाती है। तो हम जो है चाहे किसी भी पुराने या नए समय की रचनाओं की बात कर ले, उनका असली जो महत्व है वो तभी साबित होगा जब वो अपने समय के समाज का जो है हमें सच दिखाएंगी। इसीलिए किसी भी रचना की जो कला होती है और जो उसकी अच्छाइयाँ होती है, उस अच्छाइयों को समझने के लिए हमें उस समय के समाज के बारे में जानना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। संवेदना की बनावट के पीछे आर्थिक सामाजिक संबंधों की गहरी छाया जो है मौजूद होती है। यानी कि कवि या लेखक के मन में जो भी भावनाएं जागती है, उसके पीछे भी उस समय के जो समाज होता है उसके रिश्ते और पैसे रुपए या कहे कि कामकाज की जो स्थितियां होती है, इन सब का हमें गहरा असर देखने को मिलता है। यदि कलाकारों में भक्त कवियों जैसी गहरी संवेदना का अभाव मिलता है, तो उसका कारण है उत्पादन के तरीके बदलने से हमारे सोचने, समझने और अनुभव करने का नज़रिया जो है वो बदल गया है। अब जैसे आज के जो कलाकार हैं, इनमें पुराने ज़माने के जो भक्त कवि हुए, उनके जैसी गहरी भावनाएं देखने को नहीं मिलती। तो इसका सीधा कारण ये है कि आजकल जो है हमारे कमाने, खाने और जो काम करने के तरीके हैं वो पहले से बिल्कुल बदल चुके हैं, और इसी वजह से हमारे सोचने, चीज़ों को समझने और उन्हें महसूस करने का जो पूरा नज़रिया है वो भी बदल गया है। इसीलिए साहित्य के सत्ता, समाज, आर्थिक गतिविधि, धार्मिक विचार और दर्शन के साथ जो है अंतः संबंधों की जांच पड़ताल जो है वो ज़रूरी है। तो यही कारण है कि साहित्य की जो सत्ता है, समाज है, आर्थिक गतिविधि है, इन सब की जांच पड़ताल जो है ज़रूरी हो गई है। यानी कि किसी भी साहित्य को अगर हमें पूरी तरीके से समझना है तो हमें ये देखना होगा कि उसका उस समय की सरकार या उस समय जो राजा था उससे, वहाँ के समाज से
कामकाज और पैसे करने का जो लेन देन होता था, इससे लोगों की धार्मिक मान्यताओं और उनकी सोच से, इन सब के साथ जो है आपस में साहित्य का क्या रिश्ता था, और इन सभी चीजों की आपस में जांच पड़ताल करना जो है हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब हम आगे जानेंगे इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का यह प्रारंभिक काल भारतीय राजनीतिक जीवन के विश्रृंखलित होने का जो है काल है। यानी कि अगर हम इतिहास के हिसाब से देखें तो हिंदी भाषा का ये जो शुरुआती समय था, जिसे हम आदिकाल कह रहे हैं, उस समय हमारे भारत के जो राजा हुए, उन राजाओं के बीच का जो तालमेल था वो बहुत बिगड़ चुका था। सब कुछ बिखरा हुआ था और देश में कहीं पर भी जो है हमें एकता देखने को नहीं मिलती। 7वीं-8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक घटना चक्र ने हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से जो है प्रभावित किया। तो यहाँ बताया कि ये 7वीं से 8वीं शताब्दी जो थी, उससे लेकर 12वीं सदी का जो बीच का समय था, यानी कि कुछ 100 साल में क्या हुआ, राजनीति में जो भी बदलाव या उथल पुथल हुई, उसका असर हमें हिंदी की कविताओं और कहानियों पर जो है देखने को मिला। इसी वजह से लिखने का जो तरीका था वो भी बदला और मन की जो भावनाएं थी उसमें भी बदलाव आया। विश्रृंखलता तथा राजनीतिक असंतुलन के इस युग का प्रारंभ राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात उनके अनुज और सशक्त हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के सिंहासनारूढ़ होने से जो है होता है। तो ये जो हमें बिखराव देखने को मिला इस समय में, इसकी शुरुआत तब से होती है जब राजा राजवर्धन जो था, इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इनके जो छोटे भाई थे हर्षवर्धन, वो गद्दी पे बैठते हैं, जो कि एक बहुत मजबूत हिंदू राजा जो है माने जाते हैं। हर्षवर्धन ने सन 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला और अपनी योग्यता तथा प्रतिभा से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। तो इन्होंने कब सिंहासन संभाला था? हर्षवर्धन ने 606 में। और ये इतने समझदार और इतने काबिल थे कि इन्होंने अपनी सूझबूझ से क्या किया, अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया और उन पर काबू पाने का काम किया। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के अधिकतम क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने में जो है सफल हुआ। अब हर्षवर्धन ने क्या किया, इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया कन्नौज को, जिसे हम आज के समय में राजधानी कहते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों को जीतकर सबको एक साथ धागे में पिरो दिया, यानी कि सभी इलाकों को जो है अपने क्षेत्र में जो है इन्होंने कर लिया। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुन सांग भारत आया था और उसने उस समय के भारत के धर्म और समाज के व्यवस्थित होने का जो है उल्लेख किया था। अब ये जो राजा हर्षवर्धन का समय चल रहा था, इस समय क्या हुआ, चीन से एक यात्री आया हेनसांग, ये भारत में जो है घूमने आया था। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि इस समय का जो भारत था, उस भारत के लोगों का धर्म और उनका जो समाज था वो बहुत ही अच्छे और नियम कायदे से चल रहा था, ऐसे हेनसांग ने अपनी पुस्तक में लिखा। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र होकर ना रह सका और छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बट गया। इस समय का राजनीतिक परिदृश्य बहुत ही उलझा हुआ था। अब क्या हुआ कि जब 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, इसके बाद जो उत्तर भारत का ये जो बड़ा सा राज्य था, ये एक साथ नहीं रह पाया, ये जो है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। इस समय देश के जो राजपाट था उसकी हालत बहुत खराब थी, जो बहुत ज्यादा उलझी हुई हमें दिखाई देती है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे जो है क्या होगा। कुछ राज्य थोड़े समय के लिए काफी शक्तिशाली बने, मगर उनमें से कोई भी अपनी प्रभुत्ता जो है वो कायम नहीं कर पाए। अब ये जो छोटे छोटे राज्य बट गए थे, इसमें से कई राज्य ऐसे तो हुए जो बहुत टाइम तक ताकतवर बने रहे, लेकिन इन्हें भी देखा जाए तो ये पूरे देश पर जो है अपना पक्का राज नहीं चला सके। ये राज्य एक दूसरे के साथ लगातार चढ़ाइयों में उलझे रहे, परंतु उनमें से अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल और मालवा के परमार अपनी सत्ता थोड़े समय तक प्रतिष्ठित करने में जो है वो सफल हो गए थे। अब क्या हुआ, ये जो सभी छोटे छोटे राज्य थे, ये हर समय क्या करते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे और एक दूसरे के इलाके पर ये हमला करते रहते थे। फिर इन सब लड़ाइयों के बीच भी एक राजा ऐसे हुए जो थोड़े समय के लिए अपना एक मजबूत राज खड़ा करने में कामयाब रहे। इसमें आ जाते हैं अजमेर के चौहान राजा और कन्नौज के
गहड़वाल राजा, इनके साथ मालवा के एक राजा रहे परमार राजा। तो ये सब हमें जो है देखने को मिलते हैं। इन राजवंशों के पारस्परिक युद्ध, दिन रात का कलह तथा बढ़ते हुए विघटन से सामंतवादी प्रथा को जो है प्रोत्साहन मिला। निरंकुश एक तंत्र शासन प्रणाली के स्थापित होने से राजनीतिक चेतना और विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने की शक्ति क्षीण होकर नष्ट होने लगी। अब क्या हुआ कि इन अलग अलग राजाओं के खानदानों में जो है वो आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। दिन रात झगड़े और बढ़ती हुई ये जो फूट थी, इनकी वजह से जमींदारी प्रथा को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा। तब एक ही राजा जो था वो अपनी मर्जी से बिना किसी रोक टोक के राज करने लगा, तो लोगों में देश को लेकर जो समझ थी वो कम होने लगी। और इसी वजह से क्या हुआ, जो बाहर से आने वाले हमलावर हुए, उनकी लड़ने की जो ताकत थी वो धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर के हमलावरों की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जो देश के राजा थे, इनकी जो ताकतें थी वो हमें कमजोर होती हुई दिखाई दी। इस युग में छोटे छोटे शासकों के मध्य होने वाले ये युद्ध हमेशा ही किसी आवश्यकता के कारण जो है नहीं होते थे। अब इस समय जो छोटे छोटे युद्ध होते थे, राजाओं के बीच जो लड़ाइयाँ होती थी, वो हमेशा जरूरी वजह से जो है नहीं होती थी। इनमें से अधिकांश का कारण केवल उन शासकों का शौर्य प्रदर्शन और पराक्रम दिखाना था। तो जब ये जो लड़ाइयाँ थी किसी ठोस वजह से नहीं होती थी, तो इनका कारण क्या था ये लड़ाइयाँ होने का? तो ये लड़ाई होने का जो कारण था वो सिर्फ इतना था कि ये राजा जो है वो अपनी बहादुरी और ताकत का जो है दिखावा करने के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्रीय सत्ता के अभाव में यह काल आपसी संघर्षों का जो है काल था। तो यहाँ पे बताया गया कि पूरे देश को संभालने के लिए कोई भी एक बड़ी या मुख्य सरकार, या हम कहें उस समय का जो राजा है वो नहीं था। इसलिए क्या हुआ, ये जो पूरा समय था बस आपस में लड़ाइयों और झगड़े का समय बनकर जो है रह गया था। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विकास भी इसी पृष्ठभूमि में जो है हो रहा था। अब क्या हुआ, ये जो समय चल रहा था, इसी समय में अगर हम उत्तर पश्चिम वाले राज्यों को देखें या बॉर्डर को देखें, तो उस तरफ से हमें लगातार मुस्लिम शासकों के हमले हो रहे थे। और हिंदी साहित्य का जो बिल्कुल शुरुआती समय था यानी कि आदिकाल, वो भी इसी तरह के माहौल और परिस्थिति के बीच जो है वो आगे बढ़ा। शासकों की आपसी लड़ाइयाँ, मुगलों के आक्रमणों का सामना, एकता का अभाव और राज्यों का बिखराव ही मान अपमान के जो है प्रश्न बने। अब क्या हुआ कि राजाओं की आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, इसके साथ बाहर से जो आने वाले हमलावर थे उनका सामना करना, फिर आपस में इस समय एकता में कमी थी और राज्य जो थे वो अलग अलग क्षेत्रों में बट रहे थे, इनका टुकड़े हो रहे थे। तो इस समय जो है लोगों की इज्जत और बेइज्जती की बात जो है ये बन गई थी। युद्धों ने देश को खोखला और जर्जर बना दिया था। अब ये जो लोग थे ये आपस में लड़ रहे थे, इन लगातार होने वाली लड़ाइयों ने क्या किया, हमारे देश को अंदर से बिल्कुल ही खोखला और कमजोर कर दिया। राजपूतों का उदय उस समय के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उस युग के जो है साहित्य में हुआ। उत्तरी भारत में राजपूतों के छोटे छोटे राज्य थे। इनमें दिल्ली और अजमेर के चौहान, कन्नौज के राठौर, बंगाल और बिहार के सेन, गुजरात के बघेल या सोलंकी तथा बुंदेलखंड के चंदेल जो है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब क्या हुआ, इसी समय के इतिहास में राजपूत और राजाओं का जो है सामने आना एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात थी। इन राजपूत राजाओं की बहादुरी और जो इनकी ताकत की बातें हैं वो हमें इस समय के साहित्य में देखने को मिलती है। उत्तर भारत में इन राजपूत राजाओं के जो है छोटे छोटे बहुत सारे राज्य बने हुए थे। अगर हम इनको देखें तो इनमें हमें मुख्य रूप से दिल्ली और अजमेर के जो चौहान राजा रहे, फिर कन्नौज के राठौर राजा और बंगाल तथा बिहार के सेन राजा इसमें हमें शामिल होते दिखाई देते हैं। इनके साथ ही गुजरात के बघेल और सोलंकी राजा भी थे। तो ये सब नाम जो है वो हमें इस समय के राजपूतों में दिखाई देते हैं। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के नरेश
विग्रह राज या बीसल देव ने दिल्ली, झांसी तथा पंजाब के पूर्वी भारत पर जो है तुर्कों से युद्ध किया तथा अपना राज्य स्थापित करने में जो है सफल हुआ। अब क्या हुआ, ये जो विग्रह राज थे इन्होंने क्या किया, इन्हें बीसल देव नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली, झांसी और जो पंजाब का पूर्वी हिस्सा था उसे बचाने के लिए क्या किया, इन्होंने तुर्कों से लड़ाई लड़ी और वहां पर अपना राज जमाने में जो है ये कायम भी हुए। इन राजपूत शासकों के शौर्य का वर्णन चारण कवियों ने किया है। तो ये जो राजपूत राजा रहे, इनकी बहादुरी की जो कहानियां हैं वो हमें उस समय के जो चारण कवि हुए, यानी कि जो राजा के दरबार में रहने वाले कवि होते थे, उनकी रचनाओं में जो है हमें देखने को मिलती है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक युद्ध का विवरण पृथ्वीराज रासों में मिलता है। राजपूत शासकों की भांति बंगाल के सन 800 ईस्वी से 1020 तक के पास शासकों में भीम, जयपाल, आनंदपाल आदि ने भी जो है तुर्कों का सामना किया। अब यहाँ बताया गया कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के भी जो है इतिहास की सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी गई थी, इसकी पूरी कहानी हमें पृथ्वीराज रासों की एक मशहूर रचना है उसमें देखने को मिलती है। तो जिस तरह इन राजपूत राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक उसी तरह क्या हुआ, बंगाल के पाल वंश के राजाओं ने भी, जिनका जो समय था वो 800 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक का था, इन्होंने भी क्या किया, तुर्कों का डटकर मुकाबला किया। और इन राजाओं में हमें भीम, जयपाल और आनंदपाल जैसे नाम जो है देखने को मिलते हैं। उस युग की राजनीतिक व्यवस्था में दो मुख्य बातें मिलती हैं, केंद्रीय सत्ता का ह्रास और छोटे छोटे राज्यों का उदय। अब उस समय की जो राजा महाराजाओं थे, इनके राजपाट में हमें दो बातें देखने को मिलती है। पहली तो ये कि पूरे देश को संभालने वाली जो एक बड़ी और जो मुख्य सरकार थी, वो यहाँ पे सरकार से मेरा मतलब है ये जो राजा थे वो, तो ये जो मुख्य सरकार थी वो बहुत कमजोर हो गई थी इस समय। और दूसरी बात ये कि इनकी जगह क्या हुआ, छोटे छोटे नए राज्य और नए राजा जो हैं वो सामने आए। राजनीतिक सत्ता का साहित्य के साथ क्या अंतः संबंध है तथा उसका प्रभाव किस रूप में साहित्य में फलित हुआ, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब हमें जो है इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस समय की राजनीति और देश की जैसी हालत थी उसका हमारी रचनाओं के साथ क्या रिश्ता था, साथ ही राजाओं के उस माहौल का जो असर है वो हमारे साहित्य पर किस प्रकार पड़ा, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। केंद्रीय व्यवस्था के ह्रास से संस्कृति के संदर्भ में भी केंद्रीयता का जो है ह्रास हुआ। तो जब पूरे देश को एक साथ बांधकर रखने वाली जो मुख्य व्यवस्था थी वो कमजोर हो गई, इसका असर क्या हुआ, हमारे रहन सहन, त्योहार और संस्कृति पर भी पड़ा। देश की संस्कृति भी जो थी वो अब एक जैसी ना रहकर अलग अलग हिस्सों में बंटने लगी और उसका जो मुख्य केंद्र था वो खत्म हो गया। कला में स्थानीय संस्कृति का प्रभाव जो है बढ़ने लगा। इस वजह से क्या हुआ, अलग अलग कलाओं जैसे कि पेंटिंग हो गई, मूर्तियां बनाना हो गया या गाने गाना हो गया, इसमें वहां के जो लोकल इलाके की संस्कृति थी और वहां के जो तौर तरीके थे, इसका असर अब बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा। स्थापत्य में स्थानिक विशेषता से युक्त महल और मंदिर बनने लगे। अब क्या हुआ, भवन निर्माण यानी कि जो बिल्डिंग बनाने का जो तरीका था उसमें भी बदलाव आया। अब जो नए महल और जो नए मंदिर बन रहे थे उसमें एक खास इलाके की जो है अपनी खुद की पसंद और डिजाइन की झलक इस समय दिखने लगी। इसका उदाहरण हमें मध्य प्रदेश में खजुराहो, उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर तथा दक्षिण भारत में मंदिरों में देखने को मिलता है। तो अगर हम इसके उदाहरण देखना चाहें तो यहाँ पर हमें उसके उदाहरण बता रखे हैं कि कौन कौन से मंदिर में हमें ये बदलाव देखने को मिले। कला और स्थापत्य के संबंध में जितनी यह बात सच है उतनी ही भाषा के संबंध में भी जो है सच है। तो यहाँ बताया गया कि ये बात जो है वो मूर्तियों, कला और मंदिर को बनाने के तरीकों पर लागू होती है, जैसे बिल्कुल उतनी ही सच है कि ये हमारे बोलने और लिखने की भाषा के मामलों में भी जो है हमें देखने को मिलती है। गुप्त युग और हर्ष युग की केंद्रीय सत्ता के ह्रास के बाद संस्कृत भाषा की केंद्रता भी जो है वो समाप्त होती दिखाई पड़ती है। बोलचाल की भाषा में साहित्यिक रचना होने लगी। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा को महत्व जो है वो दिया जा रहा था, जिसका बाद में देश भाषा के विकास में व्यापक योगदान रहा। अब क्या हुआ कि पुराने समय में
जब गुप्त वंश और राजा हर्षवर्धन का बहुत मजबूत राज था, तब पूरे देश में संस्कृत भाषा का जो है हमें बोलबाला देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही इनकी जो सत्ता थी ये कमजोर हो गई, वैसे ही क्या हुआ, संस्कृत भाषा का वो मुख्य स्थान जो है अब धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब लोग उस भाषा में जो है साहित्य लिखने लगे थे, जिसे आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपस में बातचीत करने के लिए जो है इस्तेमाल करते थे। उस समय प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाओं को बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी माना जाने लगा था और उन्हें बहुत महत्व मिला। यही वो भाषाएं थी जिन्होंने क्या किया, आगे चलकर हमारे देश की अलग अलग नई भाषाओं को जन्म देने और उन्हें बढ़ाने में जो है अपना योगदान दिया था। कहने का अर्थ यह है कि केंद्रीयता का टूटना मात्र सत्ता तक सीमित न हो सका, अपितु उसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्रों में जो है दिखाई पड़ने लगा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की जो मुख्य सत्ता थी, इसका टूटना और कमजोर होना जो था, वो सिर्फ राजा महाराजाओं या राजपाट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका जो असर था वो इंसानों की जिंदगी के हर एक हिस्से पर जो है दिखाई दे रहा था। राजनीति के स्तर पर ही क्षेत्रीय अस्मिता का वर्चस्व नहीं बढ़ रहा था, भाषा के स्तर पर भी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया आदि भाषा के निर्माण की जो है प्रवृत्ति बढ़ रही थी। यानी ये जो असर था वो सिर्फ राजनीति मामलों में ही नहीं, बल्कि अलग अलग इलाकों की ताकत नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि भाषाओं के मामले में भी हमें बदलाव देखने को मिला। अब अलग अलग क्षेत्रों में हमें हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया जैसी नई नई भाषाओं के बनने और उनके आगे बढ़ने का जो चलन था वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वह आपसी संघर्ष से संबंधित थी। छोटे छोटे राज्य आपसी प्रभाव वृद्धि के लिए परस्पर जो है वो लड़ा करते थे। उसका असर भी साहित्य पर बड़े असर के रूप में पड़ा। अब क्या हुआ, इस समय के राजपाट और देशों की हालत को लेकर जो दूसरी सबसे बड़ी और जरूरी बात थी वो ये थी कि राजाओं के बीच आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और झगड़े हो रहे थे। जो छोटे छोटे राज्य बने हुए थे वो बस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और खुद को दूसरे से ज्यादा दिखाने के लिए क्या करते थे, आपस में हर समय लड़ते रहते थे। राजाओं की जो लगातार होने वाली लड़ाइयाँ थी, इसका असर उस समय लिखे जाने वाले साहित्य पर भी जो है हमें देखने को मिलता है। अब साहित्य रचने की पद्धति जो है वो बदल गई थी। यानी इस माहौल की वजह से क्या हुआ, अब जो साहित्य लिखा जा रहा था उसका तरीका और जो ढंग है वो बिल्कुल ही बदल गया। राज दरबारों में पांडित्य प्रदर्शन संस्कृत साहित्य की मूलभूत विशेषता थी। इसका ह्रास होने लगा था। साहित्य रचने के लिए अनुभव की जीवंतता जो है वो अनिवार्य हो गई थी। तो यहाँ बताया गया कि पहले के ज़माने में राजाओं के दरबार में जो है वो संस्कृत भाषा में अपनी विद्वता या अपनी होशियारी दिखाने वाली जो खास बात थी इसको माना जाता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे बहुत कम होने लगी, या कहें कि खत्म होने की कगार पर आ गई। अब कोई भी नई कविता या नया साहित्य जब बन रहा था तो ये ज़रूरी था कि लेखक ने खुद को उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा हो और असल ज़िंदगी में जो है उन्हें महसूस किया हो। चारण युद्ध क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करते थे, इसीलिए उनकी रचना में अनुभूति की वास्तविकता होती थी। तो ये जो चारण कवि थे जो दरबार में रहते थे, ये खुद क्या करते थे, राजाओं के साथ लड़ाई के मैदान में जाते थे और वहां पर सब कुछ जो युद्ध हो रहा होता था उसको अपनी आंखों से देखते थे। इसी वजह से वह जो कुछ भी लिखते थे उसमें बिल्कुल सच्चा और असली अनुभव जो है वो दिखाई देता था, भले ही उसका अतिरंजना पूर्वक जो है वर्णन करते थे। अब वो जो अनुभव था वो सच तो होता था, लेकिन ये एक अलग बात है कि वो अपनी रचनाओं में क्या करते थे, राजाओं की तारीफ करने के लिए बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी लिखते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि राजनीतिक संगठन का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं होकर साहित्य को भी जो है प्रभावित करता है। आदिकाल का रासो साहित्य इसका जो है श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इन्हीं वजह से क्या हुआ कि देश का जो राजपाट था और राजाओं के तौर तरीके थे, इनका असर सिर्फ राजनीति तक नहीं रुका, बल्कि उस समय लिखी जाने वाली रचनाओं पर भी पड़ा। तो इस तरह जो है हमारा ये जो शुरुआती समय था आदिकाल, इसमें जो रासो नाम की वीर गाथा वाली रचनाएं लिखी गई, ये इस सबका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उदाहरण जो है मानी जाती है।
तो यहाँ पर हमने जो है आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा। अब आगे देखते हैं आदिकाल के समय की सामाजिक पृष्ठभूमि को। विदेशियों के भारत आने पर भारतीय समाज में एक प्रकार की हलचल महसूस होने लगी। विदेशियों यानी मुसलमानों को छोड़कर का हिंदू समाज में घुल मिल जाने से नई जातियों का जो है उदय हुआ। राजपूतों का उदय कुछ इसी प्रकार से हुआ था। राजपूत के पास सत्ता न होने से समाज में जो है राजपूत के पास सत्ता होने से समाज में उनका जो है दबदबा बढ़ा। अब यहाँ बताया कि जब बाहर के देशों से लोग हमारे भारत में आने लगे तो यहाँ के समाज में एक अजीब सी हलचल और बदलाव शुरू हो गया। इस समय बाहर से आए कुछ लोगों को हिंदू समाज ने क्या किया, अपने साथ मिला लिया। जब वे लोग यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए तो इससे समाज में कुछ नई जातियां बनी। इस समय जो राजपूत राजा सामने आए उनका जन्म भी कुछ इसी तरीके के मेलजोल से हुआ था। अब क्योंकि राजपाट और सरकार जो थी वो चलाने की ताकत इन राजपूत राजाओं के हाथ में आ गई थी। यहाँ पे सरकार से मतलब है व्यवस्था से। तो उस समय राजपाट और व्यवस्था चलाने की जो पूरी ताकत थी वो राजपूत राजाओं के हाथ में थी। इसीलिए पूरे समाज में इनका जो रुतबा था और इनकी बात का जो वजन था वो और ज्यादा बढ़ने लगा। ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, इसीलिए उन्होंने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा लचीला बनाकर राजपूत को जो है क्षत्रिय की संज्ञा दी। अब क्या हुआ कि जब राजपूत राजाओं की ताकत बढ़ी तो समाज में सबसे ऊपर रहने वाले जो ब्राह्मण थे उन्हें लगा कि कहीं उनका स्थान नीचा ना हो जाए। तो अपनी जगह बचाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, जात पात के जो कड़े नियम थे उनको थोड़ा ढीला कर दिया और खुद आगे बढ़कर राजपूतों को क्षत्रिय यानी कि योद्धा का दर्जा जो है इन ब्राह्मणों ने दिया। ब्राह्मणों ने राजपूतों को नैतिक औचित्य प्रदान किया। इसका असर समाज पर भी बहुत गहरा हुआ। अब ये जो ब्राह्मण थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज के सामने राजपूतों को सही और समाज का रक्षक जो है वो साबित कर दिया। तो जब बड़े लोगों ने इस बात को मान लिया तो इसका पूरे समाज पर बहुत बड़ा और गहरा असर जो है पड़ा। दूसरे वर्गों और जातियों के लोग भी ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने की मुद्रा खड़े होने लगे। इसका जीवंत उदाहरण सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य में मिला। समाज में फैले कर्मकांड के प्रति तीखा विरोध इनके साहित्य में जो है मिलता है। अब क्या हुआ, इन सबके बीच समाज की जो दूसरी जातियां और जो दूसरे लोग थे उन्हें ये बात ठीक नहीं लगी। वह लोग भी जो है अब ब्राह्मणों की सबसे ऊपर रहने वाली ताकत के खिलाफ आवाज उठाने लगे और उन्हें टक्कर देने के लिए खड़े हो गए। इस लड़ाई का अगर हम सबूत देखना चाहें तो हमें सिद्ध, नाथ और जैन जो संत हुए इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। समाज में फैले अंधविश्वास, दिखावे और पूजा पाठ के नाम पर जो होने वाले नियम थे फालतू के, उनका इन संतों ने क्या किया, अपनी रचनाओं में खुलकर विरोध किया था। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा तथा विविध प्रकार के अन्य विश्वासों का जो है बोलबाला था। अब इस समय क्या था, पढ़ाई लिखाई का कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। स्कूल कॉलेज ना होने की वजह से समाज में अलग अलग धर्मों के बीच जो है वो तनाव रहता था। सती प्रथा जैसी बुरी चीजें जो है चल रही थी और महिलाओं को सुरक्षित रखने के नाम पर जो है इस समय में हमें घूंघट प्रथा जो है इसका चलन देखने को मिलता है और लोग बहुत सारे अंधविश्वासों को भी जो है इस समय मानते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों की प्रधानता थी तथा अनेक जातियों एवं उपजातियों में बचकर भारत सामाजिक आदर्श जो है वो खो चुका था। अब क्या था, इन सब के बावजूद जो थे यहाँ पर चार मुख्य हिस्सों में जो है वो समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चार हिस्सों के अलावा भी लोग जो है बहुत सारी छोटी मोटी जातियों में बिखरे हुए जो है हमें दिखाई देते हैं। हमारा भारत अपनी अच्छी सोच और एकता का रास्ता जो है इस समय पूरी तरीके से भूल चुका था। जाति पाति के बंधन और अधिक कसते जा रहे थे। साधु सन्यासियों के शाप और वरदानों के बीच सामान्य जनता जो है वो आतंकित थी।
निर्धनता, दुर्भिक्ष, निरंतर होने वाले युद्ध और महामारियों ने सामान्य जनता को संकट में जो है डाल दिया था। अब इस समय क्या था, जात पात के जो नियम थे वो दिनों दिन और ज्यादा कड़े और मुश्किल होते जा रहे थे। यही नहीं, इस समय के जो साधु संत थे वो लोगों को बात बात पर श्राप देने या वरदान देने की बात करते थे, जिससे आम लोग जो है वो हर समय डरे और सहमे रहते थे। फिर इसके ऊपर से हमें भयंकर गरीबी, खाने पीने की कमी, अकाल, राजाओं के रोज रोज की होने वाली लड़ाइयाँ और जो बड़ी बड़ी बीमारियां थी, इन सब ने मिलकर क्या किया, गरीब और आम जनता का जो जीना था वो बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। लोग जो है वो भारी मुसीबत में हमें आदिकाल में दिखाई देते हैं। आदिकाल के कवियों ने ऐसे ही परिवेश और वातावरण के अनुसार काव्य रचना की सामग्री का जो है चयन किया। समाज की विषम परिस्थितियां जनता की रुचि के अनुकूल ही उस समय के साहित्य में प्रतिबिंबित होने लगी। तो ये जो हमारा आदिकाल है, आदिकाल के कवियों ने क्या किया, इन्होंने अपने आसपास की सभी दुख भरे और उलझे हुए माहौल को देखा था। इसी को देखकर इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में जो है इनके बारे में लिखना शुरू किया। समाज की इन बिगड़ती हुई और मुश्किल परिस्थितियों को तथा उस समय के लोगों को जो बातें पसंद आ रही थी, उन सभी चीजों को कवियों ने क्या किया, अपने साहित्य में स्थान देने का काम किया। सामंती समाज में स्त्रियों की दशा में और भी गिरावट आई। एक सामंत कई स्त्री अपने साथ जो है वो रखते थे। राजा के लिए स्त्री मात्र भोग का जो है साधन थी। स्त्रियों का सामाजिक कर्तव्य पुरुष के भोग का साधन बनने तक ही जो है वो सीमित था। अब क्या हुआ, इस जमाने को अगर हम देखें तो इसमें जमींदार जो थे, इस जमाने के जमींदारी समाज में हमें महिलाओं की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब दिखाई देती है। एक एक जो जमींदार था वो अपने साथ कई कई महिलाओं को रखता था और राजाओं के लिए भी जो महिलाएं थी वो कोई इज्जत नहीं थी, बल्कि वो उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम की चीज़ जो है समझते थे। नारियों के मानवीय गरिमा के अनुकूल अधिकार नहीं था। सामंतों ने नारी को जो है उपभोग की वस्तु समझा था। समाज में ऐसी मान्यताओं के प्रभाव से साहित्य भी जो है वो अछूता नहीं रहा। तो महिलाओं को जो है इस समय में एक इंसान के नाते जो आदर, सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए थे वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिए जाते थे। बड़े बड़े जमींदारों ने तो महिलाओं को बस इस्तेमाल करने का एक सामान मान लिया था। जब समाज की सोच ऐसी बन गई तो इसका पूरा असर जो है उस समय के साहित्य पर भी दिखाई दिया। जिस तरह धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते थे, इसी प्रकार अब सुंदर नारी युद्ध का जो है वो कारण हो गई थी। पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो में कवि ने युद्ध का कारण ही सुंदर नारी का शत्रु के यहाँ से भगाकर नायक के यहाँ आ जाने को जो है परिकल्पित किया। अब जैसे जैसे पुराने समय में लोग जमीन जायदाद और रुपए पैसे के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे, बिल्कुल वैसे ही आदिकाल के समय में क्या हुआ, ये सुंदर महिलाओं के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ने लगे। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रचना का। इन रचना में ये दिखाया गया है कि लड़ाई की जो मुख्य वजह थी वो कोई सुंदर महिला थी जो दुश्मन के घर रहती थी और उसे भगाकर, ये जो इस रचना के नायक हुए वो राजा जो है उन्हें भगाकर अपने पास ले आए। सामंतों का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था उसका प्रभाव धर्म पर भी पड़ा। मंदिरों में देवदासियों की प्रथा जो है वो शुरू हो गई। अब जमींदारों और राजाओं की महिला को लेकर ये जो खराब सोच थी, इसका असर हमें धीरे धीरे धर्म पर भी देखने को मिलता है। इसी वजह से क्या हुआ, हमें मंदिरों में देवदासी प्रथा शुरू होती हुई दिखी, जहां महिलाओं को मंदिर की सेवा के नाम पर जो है रख लिया जाता था। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में तांत्रिक संप्रदाय का आरंभ हुआ। वज्रयानियों में ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान का प्रारंभ हुआ। सिद्धों के साहित्य में तो ब्रह्मानंद को सहवास सुख के समान जो है माना गया है। अब क्या हुआ, हालत इस समय इतनी बिगड़ गई थी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी हमें जादू टोना और तंत्र मंत्र करने वाले लोग देखने को मिले। इस संप्रदाय के जो लोग थे वो ऊंची और नीची जाति की महिलाओं को अपने साथ बिठाते थे और शराब पीने के साथ साथ बहुत ही गंदे और अजीब किस्म के रीति रिवाज या नियम कायदे जो है यहाँ पर चलते थे। यहाँ तक कि इस समय के सिद्धों संतों की रचनाओं में भगवान को पाने के आनंद
यानी ब्रह्मानंद की तुलना भी जो है महिला और पुरुष के जो आपसी शारीरिक संबंध के सुख से जो है की गई है। तो यहाँ पर हमने सामाजिक स्थिति को भी देख लिया। अब देखते हैं आदिकाल की आर्थिक स्थिति को, आर्थिक क्रियाकलाप। साहित्य और राजनीति। साहित्य और समाज के अंतर संबंधों पर चर्चा करने के उपरांत अब हम साहित्य और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंधों को समझने की जो है कोशिश करेंगे। इस युग का समाज पूरी तरह कृषि आधारित समाज था। किसानों की पैदावार से ही हर छोटे बड़े राज्य का जो है पोषण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरदारों को नगद वेतन नहीं मिलता था, अपितु उन्हें जागीर जो है वो दी जाती थी। ये सारे मध्यस्थ समुदाय खेती नहीं करते थे। अब इस समय के हम आर्थिक स्थिति को देखें तो इस समय का जो समाज था वो पूरी तरह से खेती और किसानी पर टिका हुआ था। किसान क्या करते थे, अपने खेत में जो भी अनाज या फसल उगाते थे उसी कमाई से उस समय के हर छोटे और बड़े राज्य का जो खर्च है वो चलता था और सभी का पेट भी भरता था। राज्य में काम करने वाले जो बड़े बड़े अधिकारी और सरदार होते थे उन्हें काम के बदले जो है नोट या नगद पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि उन्हें जमीन का एक छोटा टुकड़ा दे दिया जाता था जिसे जागीर कहते हैं। ये बीच के लोग क्या करते थे, खुद कभी खेतों में जाकर खेती का काम नहीं करते थे। बड़े ऐशो आराम से जीवन गुजारते थे। ये क्या करते थे, खुद तो खेती का कोई काम नहीं करते थे, बस ऐशो आराम से अपना जीवन चलाते थे। किसानों की पैदावार में राज्य का हिस्सा कभी कभी 50% तक होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, उत्पादक और उपभोक्ता। अब क्या हुआ, ये जो अधिकारी लोग थे ये किसानों की उगाई गई फसल में से क्या करते थे, राजा का हिस्सा वसूलते थे, जो कभी कभी आधा यानी कि 50% तक हो जाता था। इस तरह जो है हमें ये दिखता है कि इस पूरे समाज को हम दो हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा तो था उत्पादक का यानी कि फसल उगाने वाला, और दूसरा हिस्सा उसे बैठकर खाने वाला यानी कि उपभोक्ता। तो हमें समाज इन दो रूपों में जो है इस समय में दिखाई देता है। उत्पादक वर्ग को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वे श्रम करते थे। उपभोक्ता सुख में रहते थे, इसीलिए उच्च वर्ग से जो है इनका संबंध था। अब यहाँ पे कितने दुख की बात थी कि जो लोग तो दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते थे उन्हें समाज में बहुत छोटा और कमतर समझा जाता था, क्योंकि वो जो है मजदूरी और मेहनत करके काम करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बिना मेहनत किए आराम से जिंदगी जीते थे उन्हें समाज में ऊंचे खानदान और बड़े वर्ग का जो है समझा जाता था। तो ये उस समय जो है कितनी दुख की बात हमें दिखाई देती है। कवि और चारण भी उच्च वर्गों के मनोनुकूल साहित्य की रचना करते थे। नक्षिक वर्णन, षड ऋतु वर्णन, विरह वर्णन और सौंदर्य वर्णन इस काल के साहित्य में जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कृषक को साहित्य में कोई स्थान नहीं मिला है। धार्मिक साहित्य में भी कृषक जीवन की पीड़ा और संकट की अभिव्यक्ति जो है नहीं किया गया है। अब क्या हुआ कि दरबार में रहने वाले जो कवि और जो चारण हुए उन्होंने क्या किया, सिर्फ अमीर लोगों या बड़े बड़े लोगों के मन को जो है अच्छी लगने वाली कविताएं लिखी थी। इसीलिए इस समय की रचनाओं में राजाओं रानियों के रंग रूप की तारीफ करना और जो 6 ऋतु हुए इन मौसमों का बखान करना और साथ ही साथ महिलाओं की खूबसूरती की बात करना, ये सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस समय की रचनाओं में हमें गरीब किसान की कोई भी स्थिति या उसकी जगह देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि भगवान के नाम पर जो धार्मिक रचनाएं लिखी जा रही थी उसमें भी किसानों के जीवन के दुख, इनकी तकलीफों और इनकी जो मुसीबतें थी उनके बारे में जो है कुछ भी नहीं लिखा गया। जबकि भक्तिकालीन साहित्य ने निम्न वर्ग और किसानों की पीड़ा को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी है। इसी अर्थ में वह प्रगतिशील साहित्य है। भक्ति साहित्य ने व्यवस्था की सीमाओं से परे जाकर समाज के लिए जो है स्वप्न देखा है। अब क्या हुआ, इसके उलट इसके बाद के अगर हम समय को देखें जो कि भक्ति का दौर था, उस भक्ति काल की रचनाओं में जो है गरीब लोगों और किसानों के दर्द को जो है शामिल किया गया है। इसी वजह से भक्ति काल की उन रचनाओं को जो है हम प्रगतिशील रचनाएं जो है कहते हैं।
भक्ति काल के जो कवि हुए उन्होंने क्या किया, उस समय के समाज के जो कड़े और भेदभाव वाले नियम थे उनको तोड़कर उससे आगे बढ़कर पूरे समाज की भलाई के लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छे संसार का जो है सपना देखा था। मध्यकालीन समाज में आर्थिक गतिविधि के तौर पर व्यापार का ह्रास हो रहा था। व्यापार के पतन से नगर उजाड़ हो गए। भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाहर कहीं बाजार नहीं रह गया था। अब क्या हुआ कि पुराने जमाने के समाज में अगर हम पैसे कमाने और कामकाज के तरीके को देखें तो उस समय व्यापार और लेन देन का काम जो था वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था। जब व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, बड़े बड़े जो शहर थे वो बिल्कुल सूने और उजाड़ हो गए। यहाँ शहर से मतलब राज्य है, तो उस समय के जो बड़े बड़े राज्य थे वो बिल्कुल सूने हो गए। हमारे भारत देश में जो भी सामान बनता था उसे बेचने के लिए बाहर के देशों में अब कोई बाजार या जगह जो है वो नहीं मिलती थी। नगर में रहने वाले शिल्पी और वणिक लोग देहात चले गए। इससे कृषि पर और अधिक जो है भार बढ़ गया। नगरों के हाथ से अखिल भारतीय संपर्क सूत्र जो है वो कमजोर हो गया। अब क्या हुआ कि शहरों में रहने वाले जो शिल्पी यानी कि जो कारीगर थे और जो वणिक यानी कि जो व्यापारी थे, ये सब काम न होने की वजह से क्या हुआ, शहर को छोड़कर गांव में चले गए। जब सब लोग गांव में पहुंच गए तो इसकी वजह से खेती किसानी के काम पर जो है लोगों का बोझ और ज़्यादा बढ़ गया। शहर के इस तरह खत्म और कमज़ोर हो जाने की वजह से क्या हुआ, पूरे भारत के लोगों का आपस में जुड़ने और एक दूसरे से संपर्क रखने का जो नज़रिया था वो भी अब कमज़ोर पड़ने लगा। व्यापार के विकास से जिस सामान्य संपर्क भाषा का विकास होता है उस भाषा का विकास स्वाभाविकता से जो है नहीं हो पाया। भाषा के सामान्य संपर्क और संचार के अभाव में भाषा का स्वरूप भी जो है वो स्थानीय हो गया। इसीलिए प्रादेशिक विविधता साहित्य का जो है आधार हो गई। अब क्या हुआ कि जब व्यापार बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए एक आम भाषा सीख जाते हैं। लेकिन जब व्यापार बंद हो गया तो सबके काम आने वाली उस आम बोलचाल की भाषा का विकास अपने आप जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। जब लोगों के पास आपस में बात करने और एक दूसरे तक अपनी खबर पहुंचाने का कोई जरिया नहीं बचा, तब अपनी खबर पहुंचाने का कोई जरिया नहीं बचा तो भाषा का रूप जो है वो बिल्कुल लोकल यानी कि छोटे छोटे इलाकों तक ही सीमित रह गया। लोग जो थे वो बस अपने अपने इलाके की बोली ही बोलने लगे। यही वजह थी कि अलग अलग राज्यों और अलग अलग इलाकों का जो अंतर था वही उस समय की लिखे जाने वाले साहित्यों का जो है मुख्य आधार बना। यानी अब हर इलाके के लोग अपने अपने ढंग से जो है साहित्य लिख रहे थे। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब देखते हैं आदिकाल की धार्मिक स्थिति के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों का समान आदर था। यद्यपि हर्ष बौद्ध मतावलंबी था और उसके समय में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार भी था, तो भी उसमें एक प्रकार की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता जो है वो थी। तो जब राजा हर्षवर्धन का समय था तब समाज में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को जो है एक जैसा सम्मान मिलता था। हालांकि राजा हर्षवर्धन जो थे वो खुद बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उनके समय में इस धर्म का बहुत फैलाव भी था। फिर भी राजा का दिल इतना बड़ा था कि वो सभी धर्मों की जो है इज्जत करता था। फलतः उसके समय में विभिन्न धर्मों में आपसी मेलजोल था। इन धर्मों ने आपस में काफी आदान प्रदान करते हुए समन्वय का उदाहरण भी जो है वो प्रस्तुत किया है। किंतु राजनीति की इस तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद धार्मिक स्थिति भी बदली। किसी केंद्रीय सत्ता के अभाव में जब देश खंड राज्यों में विभक्त हो गया तो धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में भी जो है अराजकता फैल गई। अब क्या हुआ, ये बताया गया कि उस समय अलग अलग धर्मों के लोग जो थे वो आपस में बहुत प्यार और मेल जोल से रहते थे। इन सभी धर्मों ने क्या किया, एक दूसरे की अच्छी अच्छी बातों को अपनाया था और सबको मिलकर साथ रहने का एक उदाहरण भी जो है इन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन जैसे ही देश की राजनीतिक स्थिति बदली वैसे ही राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, ये जो धार्मिक स्थिति थी ये भी पूरी तरह से बदल गई।
जब देश को संभालने वाली एक बड़ी जो व्यवस्था थी वो नहीं रही, तब पूरा जो देश था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया और अलग अलग राज्यों में जो है बट गया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो धर्म के मामले थे उसमें भी हमें गड़बड़ी और अपनी मनमानी जो है वो फैलती हुई दिखाई दी। वेद शास्त्रों के विधि विधान और कर्म कांड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म तथा बौद्ध धर्म में भी जो है संघर्ष होने लगा। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय अपने पवित्र रूप को सुरक्षित न रख पाए तो विकृत होकर नए नए रूपों में जनता के सामने जो है आने लगे। क्या हुआ कि वेदों और जो पुरानी धार्मिक रचनाएं थी इनके कड़े नियमों और पूजा पाठ के दिखावों को मानने वाले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच जो है आपसी टकराव होने लगी। अलग अलग धार्मिक ग्रुप जो है वो अपनी अच्छाई और पवित्रता को बचाकर नहीं रख पाए। इस वजह से क्या हुआ, ये सब बिगड़ गया और अजीब अजीब नए रूपों में जो है आम जनता के सामने ये सब आने लगा। परिणामतः आम आदमी धर्म के वास्तविक आदर्शों को भूलकर जादू टोने और तंत्र मंत्र में जो है वो विश्वास करने लगे। आम जनता सिद्धियों की भूल भुलैया द्वारा दिग्भ्रमित हो रही थी। बौद्ध धर्म का विकास हीनयान, वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान आदि और शाखाओं में होने लगा। बौद्ध धर्म की इन शाखाओं में मंत्र, तंत्र, हठ योग आदि के साथ पंचमकारों जैसे मास, मैथुन, मत्स्य, मध्य और मुद्रा, इनको भी जो है विशेष स्थान प्राप्त होता जा रहा था। अब क्या हुआ, इन सब स्थिति का नतीजा ये निकला कि जो सीधे साधे आम लोग थे वो धर्म की अच्छी और सच्ची बातों को पूरी तरह भूल गए थे। लोग अब जादू टोने और तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर भरोसा करने लगे। आम जनता जो थी वो चमत्कारों और गुप्त शक्तियों के चक्कर में पड़कर पूरी तरह से जो है रास्ता भटक चुकी थी। बौद्ध धर्म भी जो था अब एक नहीं रहा, बल्कि ये बौद्ध धर्म कई शाखाओं में जो है बदल गया। बौद्ध धर्म के जो नए रास्ते आए उन नए रास्तों में अब क्या था, मंत्र पढ़ना, तंत्र मंत्र करना, जबरदस्ती से कठिन योग करना और इसके साथ ही 5 गंदी चीजें जैसे कि मांस खाना, गलत शारीरिक संबंध बनाना, मछली खाना, शराब पीना और अजीब इशारे या मुद्राएं करने को बहुत ज्यादा जरूरी जो है बौद्ध धर्म में माना जाने लगा। इसके बिना साधना अधूरी मानी जाती थी। स्पष्ट है कि अपने आप इस रूप में यह मत विकारों को प्रश्रय देने लगा था तथा वाममार्गी हो गया। अब क्या हुआ, लोगों का मानना ये था कि ये जो 5 चीजें बताई इनके बिना भगवान की जो भक्ति है वो पूरी नहीं हो सकती। इससे ये साफ पता चलता है कि बौद्ध धर्म का ये जो नया रूप था ये अब मन की बुराइयों और गलत आदतों को बढ़ावा देने लगा था और ये बिल्कुल उल्टे या गलत रास्ते पर जो है चल रहा था। तंत्र मंत्र, जादू टोने तथा भोग विलास को लेकर चलने वाले ये वाममार्गी ही बौद्ध सिद्ध कहलाए तथा दूसरी तरफ धर्म, नियम, संयम और हठ योग के द्वारा साधना के कठिन मार्ग पर बढ़ने वाले नाथ सिद्ध के रूप में जो है जाने गए। पर अपने मूल रूप में ये दोनों ही बौद्ध थे जो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के विकृत या परिवर्तित रूप में जो है ढलते गए। अब यहाँ क्या बताया गया कि इस तरह से तंत्र मंत्र, जादू टोना और ऐशो आराम की जिंदगी को सही मानने वाले और इन गलत रास्तों पे चलने वाले लोगों को जो है बौद्ध सिद्ध कहा गया। दूसरी तरफ जो लोग धर्म के पक्के नियमों को मानते थे, अपने मन पर काबू रखते थे और कठिन योग करके भक्ति के मुश्किल रास्ते पर चलते थे, उन्हें नाथ सिद्ध के नाम से जो है जाने जाने लगा। लेकिन अगर असल में देखें तो शुरुआत में जो थे ये दोनों ही बौद्ध धर्म का हिस्सा थे, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, बौद्ध धर्म के बिगड़ते हुए और बदलते हुए रूप में जो है पूरी तरह बदलते चले गए। आदिकालीन साहित्य की जब रचना हो रही थी तब काल में उत्तर भारत में तंत्रवाद का विकास हो रहा था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हो चुका था। उत्तर भारत में तंत्र संप्रदाय का फैलना धार्मिक दृष्टि से जो है सबसे बड़ी घटना थी। तो जब हमारे देश का ये जो आदिकाल का समय चल रहा था, ठीक उसी समय उत्तर भारत में तंत्र मंत्र और जादू टोने जैसी चीज़ों का जो है बहुत विकास हो रहा था। दूसरी तरफ हमारे दक्षिण भारत में क्या था, भगवान की भक्ति का आंदोलन शुरू हो गया था। इस समय उत्तर भारत में इस तंत्र मंत्र वाले ग्रुप का फैलना धर्म के मामले में जो है वो सबसे बड़ी बात जो है मानी जाती थी।
5वीं से 7वीं सदी में नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में तांत्रिक साधनाओं का जो है प्रचार हुआ। तंत्र मार्ग में स्त्री और शूद्रों दोनों के लिए द्वार खुल गया था, इसीलिए जन सामान्य के बीच इसका प्रचार जो है वो हो रहा था। अब क्या हुआ कि 5वीं से 7वीं सदी के दौरान नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये जो इलाके थे, इसमें तंत्र मंत्र के जो तौर तरीके थे वो और ज़्यादा इनका प्रचार हुआ। इस तंत्र मंत्र के रास्ते की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें महिलाओं और समाज के सबसे पिछड़े लोग, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, इन दोनों को बराबर मौका मिलता था। यही वजह थी कि आम लोगों के बीच जो है ये बहुत तेजी से फैला। तंत्र मार्ग मात्र बौद्ध धर्म तक ही जो है सीमित नहीं था। जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव सभी संप्रदायों में तंत्रवाद का प्रभाव जो है वो बढ़ रहा था। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि स्त्री और शूद्रों के प्रति सामान्य स्वीकृति जो है बन रही थी। अब क्या हुआ कि जो तंत्र मंत्र का रास्ता था ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक नहीं रुका, बल्कि ये जैन, बौद्ध धर्म और शैव धर्म को मानने वाले लोगों के बीच भी जो है वो फैला हुआ हमें दिखाई दिया। इस बात से ये पता चलता है कि इस समय समाज में महिलाओं और पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, इनको धीरे धीरे अपनाया जा रहा था और इन्हें जो है सही माना जाने लगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन विकसित हो रहा था। ये भक्त नयनार और अलवार थे। इन्होंने भक्ति और प्रेम का संदेश एक जगह से जो है दूसरी जगह फैलाया। इन भक्तों में कुछ निम्न जाति के लोग, कुछ ब्राह्मण और कुछ स्त्रियां थी। तंत्र मार्ग और भक्ति दोनों ने जातीय विषमता की जगह समानता के महत्व को जो है प्रतिपादित किया। अब यहाँ पे दक्षिण भारत के बारे में बताया। दक्षिण भारत में जहाँ भगवान की भक्ति का आंदोलन जो है लगातार चल रहा था, वहीं भक्ति करने वाले इन संतों को जो है नयनार और अलवार कहा जाता था। इन संतों ने क्या किया, पूरे समाज में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और आपस में प्यार का संदेश एक जगह से जो है दूसरी जगह तक पहुंचाया। इन भक्तों में हर तरह के लोग शामिल थे। कुछ बहुत छोटी या पिछड़ी जाति के लोग थे, कुछ ब्राह्मण थे, तो कुछ महिलाएं भी थी। इस तरह तंत्र मंत्र के रास्ते ने और भक्ति के रास्ते ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर समाज से जात पात के भेदभाव को जो है दूर किया और सबको एक बराबर समझने की बात का जो है इन्होंने समर्थन किया। दक्षिण भारत में चन्नावासन लिंगायन शिव का पुजारी था। उसने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। उसने जाति व्यवस्था, उपवास, प्रतिभोज और बलि प्रथा को जो है अस्वीकार किया। अब यहाँ बताया कि दक्षिण भारत में एक संत हुए जिनका नाम था चन्नाबासव, जो कि लिंगायत संप्रदाय के थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज में फैले जात पात के नियमों का खुलकर विरोध किया था। इन्होंने कहा कि मैं इस ऊंच नीच की जाति व्यवस्था को, बिना बात के भूखे रहने वाले उपवास को, दिखावे के भोज और बेकसूर जानवरों की दी जाने वाली बलि प्रथा को जो है बिल्कुल भी सही नहीं मानता। सामाजिक क्षेत्र में उसने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की जो है अनुमति दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म आध्यात्मिक सरोकार से ज्यादा सामाजिक सरोकार था। हर जगह स्थापित जीवन मूल्यों और परंपरावादी मतवादों पर प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा किया गया था। इसका प्रभाव नाथों और सिद्धों के साहित्य में दिखाई पड़ता है। तो समाज को सुधारने के लिए इन्होंने छोटे बच्चों की शादी करना, जिसे बाल विवाह कहते हैं, इसका विरोध किया और महिलाओं के पति जो मर जाते थे उनके दोबारा विवाह की अनुमति इन्होंने दी और इसको सही ठहराया। इस तरह जो है हम ये देखते हैं कि इस समय का जो धर्म था वो सिर्फ पूजा पाठ या भगवान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज के तौर तरीकों को सुधारने का जो है एक जरिया बन गया था। इस जमाने में समाज के जो पुराने और कड़े नियम पहले से चले आ रहे थे, उन पुरानी परंपराओं को दकियानुसी सोच पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था। समाज में आए इसी बड़े बदलाव का पूरा असर जो है वो हम उस समय के नाथों और सिद्ध संतों की रचनाओं में देखते हैं। समाज में हिंदू दर्शन को पुनः प्रतिपादित करने वाले शांकर ने
बौद्धिक स्तर पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सबसे भयंकर जो है चुनौती दी। शांकर ने भक्ति की अपेक्षा ज्ञान के महत्व को जो है प्रतिपादित किया, लेकिन उनका ज्ञानवाद जन सामान्य में प्रसारित नहीं हो सका। अब बताया गया कि समाज में हिंदू धर्म की बातों और इनकी सोच को दोबारा से मजबूती से खड़ा करने वाले में शंकराचार्य जी ने क्या किया, अपनी समझदारी और ज्ञान के दम पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को टक्कर देने का काम किया। शंकराचार्य ने क्या किया, पूजा पाठ या कहीं भक्ति करने से ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि इंसान के लिए ज्ञान यानी कि सही बातों को जानना और समझना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उनकी ज्ञान वाली ये गहरी बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इसीलिए वो आम और सीधे साधे लोगों के बीच ज़्यादा नहीं फैली। पश्चिमी भारत में व्यापारियों के बीच जैन धर्म लोकप्रिय था। पश्चिमी भारत में जैन धर्म का प्रसार हो रहा था, लोग बौद्ध धर्म का विकास अवरुद्ध हो रहा था। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया तब बौद्ध धर्म मध्य भारत से जो है लुप्त प्राय हो गया था। अब क्या हुआ कि इस समय हमारे भारत के पश्चिमी हिस्से में यानी कि गुजरात और राजस्थान जैसी जगह पर जो लोग व्यापार करते थे उनके बीच जैन धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। इसी वजह से क्या हुआ, पश्चिम भारत के इलाकों में जैन धर्म लगातार बढ़ता और फैलता जा रहा था। दूसरी तरफ जो बौद्ध धर्म था इसका आगे बढ़ना और फैलना जो था वो पूरी तरह से रुक गया। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब बख्तियार खिलजी नाम के एक बाहरी हमलावर ने क्या किया, हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया था और उसे तहस नहस कर दिया। इस हमले के बाद बौद्ध धर्म हमारे मध्य भारत यानी कि बीच के इलाकों से जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गया और खत्म जैसा ही हो गया, ऐसा मानो। तो यहाँ पे हमने आदिकाल की जो है धार्मिक स्थिति को देखा। अब जानते हैं आदिकाल की मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया के बारे में। 7वीं से 12वीं शताब्दी का भारत एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में था। मिश्रित कहने का अर्थ है कि अनेक धाराएं इसमें आकर मिली और मिलकर लय हो गई। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का संपर्क परस्पर बढ़ रहा था। प्रारंभ में ये दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में जमकर खड़ी होती हैं, पर जैसे जैसे सत्ता में मुगलों का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे इस्लाम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर जो है वो पड़ता गया। अब यहाँ बताया गया कि 7वीं से 12वीं सदी के दौरान जो था हमारा भारत ऐसी मिलीजुली संस्कृति को बनाने के रास्ते पर चल रहा था। मिलीजुली संस्कृति से मतलब यहाँ ये है कि अलग अलग जगहों के लोगों की सोच और उनके तौर तरीके जो थे वो हमारे भारत में आकर आपस में इस कदर मिल गए कि सब मिलकर एक हो गए थे। इस समय भारत के लोगों के जीने के तरीके और मुस्लिम लोगों के जीने के तरीके का आपस में मेलजोल जो है वो लगातार बढ़ रहा था। शुरू में तो ये दोनों संस्कृतियां जो थी वो एक दूसरे के सामने दुश्मनों की तरह जो है हमें दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे राजपाट चलाने में मुगलों की ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे इस्लाम धर्म और तौर तरीकों का जो असर था वो हिंदू तौर तरीकों पर भी जो है साफ साफ दिखने लगा। तत्कालीन कला और संस्कृति के क्षेत्र में परस्पर आदान प्रदान को सहज ही देखा जा सकता है। काल के गतिमान और सृजनात्मक रूप में यह प्रवृत्ति जो है दिखाई पड़ रही थी। तो उस जमाने की कला जैसे कि पेंटिंग, गाने और पुरानी चीज़ों में क्या था, एक दूसरे से सीखी हुई बातों का ये लेन देन बहुत आसानी से देखा जा सकता है। नए नए तरीकों से बनाई जाने वाली सुंदर कलाकृतियों में ये बदलाव जो है नज़र आ रहा था कि लोग एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उन्हें सीख रहे हैं। भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण हो रहा था। स्थापत्य में पहले से चली आ रही भारतीय विशेषताओं के साथ मुस्लिम स्थापत्य के मेहराब का जो है सम्मिश्रण हो चुका था। तो अब हमारी बोलचाल में क्या था, इस समय अरबी और फारसी भाषा के बहुत सारे शब्द आपस में मिलने लगे थे। यही नहीं, मकानों और इमारतों का बनने का जो तरीका था उसमें हमारे भारत की पुरानी कला के साथ साथ जो था मुस्लिम कला का भी हमें वो जो घुमावदार मेहराब या गेट होता है उसका मेलजोल अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। स्थानीय स्थापत्य कला का भी मुस्लिम स्थापत्य से जो है सहयोग बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए राजपूताना शैली और गुजराती शैली का नाम गिनाया जा सकता है।
अब क्या हुआ कि हमारे अलग अलग इलाकों में जो इमारतें बनने का जो लोकल तरीका था, उसमें भी मुस्लिम इमारतों को बनाने के तरीके के साथ तालमेल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसका उदाहरण हम राजस्थान के राजाओं के राजपूताना तरीके और गुजरात के गुजराती तरीके का नाम इसमें हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए, जहाँ ये मिला जुला रूप जो है हमें दिखाई देता है। संगीत के क्षेत्र के नए नए वाद्य यंत्रों और नए रागों का प्रचलन जो है वो बढ़ रहा था। सारांश यह है कि भारतीय संस्कृति के समावेशी तत्व का विकास हो रहा था। तो ये जो संगीत है, इसके मामले में भी अब नए नए तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे थे और गाने के नए नए सुर और राग भी जो है अब ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। कुल मिलाकर छोटी सी बात ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो थी, सबको अपने साथ मिलाकर चलने वाली, यानी एक बहुत ही प्यारी और मिलीजुली संस्कृति के रूप में लगातार आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पर हमने आदिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जो है समझा। तो इसके साथ जो है हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक को आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण के बारे में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।